हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो कि आपके आगामी इंटरमीडिएट स्तरीय जो भर्ती है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई है और स्नातक स्तरीय भर्ती जो है उसके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहने वाले हैं। और हमारी ये सीरीज है दोस्तों उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस 2.0 नाम से हमारी ये सीरीज चलने वाली है, जिसमें हम जो यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, जिस पैटर्न पर भविष्य में आपके सवाल पूछे जाने हैं डिटेल्स में लेंथी क्वेश्चंस, उसी पैटर्न पर दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप लोगों को इस सीरीज कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है यह भी आप लोग जरूर बताएं। ये हमारी इस सीरीज का आज पहला पार्ट रहेगा दोस्तों, जिसमें हम जो भी अभी लेटेस्ट में ट्रेंड चल रहा है यूके ट्रिपल एससी का या यूके पीएससी का, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक ही प्रश्न में चार चार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार का फॉर्मेट दोस्तों हमारा इस पोस्टमार्टम क्लासेस के 2.0 वर्जन में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और आगे इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और आज ही दोस्तों हमारा इसका पहला पार्ट रहने वाला है। और अगर आपका दोस्तों आगामी एग्जाम्स हैं और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज और पोस्टमार्टम क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स हेतु दोस्तों प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट से, डिटेल प्रैक्टिस सेट से, हिंदी के प्रैक्टिस सेट से, या फिर जो आपके स्पेशली एग्जाम होते हैं जैसे भी स्नातक स्तरीय एग्जाम है उसके प्रैक्टिस सेट से, या इंटरमीडिएट स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट से, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये है आपकी सूची 1, ये है सूची 2। रोटी सूची प्रथा, धूली पाथा, चाराल व्यवस्था और औली ब्राह्मणों का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर सूची सेकंड दी गई है और आपको नीचे चार कूट दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, रोटी सूची प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो रोटी सूची प्रथा दोस्तों महिपति शाह के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन ए सही है, तो ए का तो 1 हो जाएगा। बी है धूली पाथा, तो धूली पाथा दोस्तों किसने चलाया था? यह अजयपाल के द्वारा चलाया गया था, तो बी का भी 2, ये भी सही हो गया। चाराल व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? चाराल व्यवस्था का जनक कहा जाता है सोमचंद को, ये भी बिल्कुल सही है। और ओली ब्राह्मणों का वर्ग किसने बताया था कि ओले पड़ने पर थाली बजाकर जो जनता को सूचित करते थे, ओली ब्राह्मणों का वर्ग, यह रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था। यानी कि इसका जो आपका क्रम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। रोटी सूची प्रथा किसने चलाई थी? महिपति शाह ने चलाई थी दोस्तों, याद रखना है। धूली पाथा प्रथा किसने चलाई थी? मापतौल हेतु धूली पाथा को किसने चलाया था? अजयपाल ने चलाया था। चाराल व्यवस्था का जनक उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? सोमचंद को कहा जाता है, जो कि चंद राजवंश के संस्थापक भी थे। और औली ब्राह्मणों का वर्ग किसने चलाया था? औली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया था दोस्तों किसने? रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, वहीं अजयपाल को दोस्तों गढ़पाल भी कहा जाता है और गढ़वाल के 52 गढ़ों को झीलने वाला कौन था? अजयपाल था। वैसे तो दोस्तों परमार वंश का संस्थापक कनकपाल को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परमार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, या गढ़वाल वंश का या गढ़वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों अजयपाल को कहा जाता है, जो कि परमार राजवंश के कौन से 37वें नंबर के शासक थे। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। पहला कथन है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात दोस्तों 1,000 है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। जो 2011 की हमारी जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड का कुल लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 963 उत्तराखंड का कुल लिंगानुपात है। लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा 13वां स्थान है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात दोस्तों 1000 है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का राज्य में 20वां स्थान है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? ये है 78.82। ठीक है, साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? साक्षरता के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। वहीं पुरुष साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। और महिला साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अगला है हमारा देश में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड का 13वां स्थान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 963 उत्तराखंड का लिंगानुपात है और लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में। ठीक है, सबसे कम जो वृद्धि हुई है यह अल्मोड़ा में हुई है। कितनी? -3 की सबसे कम यहाँ पे वृद्धि हुई है। कहाँ पे?
अल्मोड़ा में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में, ये बिल्कुल सही है। तो आपके सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। कथन 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर उत्तराखंड का जनघनत्व पूछा जाएगा आपसे कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है दोस्तों? 189 क्या है? उत्तराखंड का जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और जनघनत्व के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनघनत्व के अनुसार उत्तराखंड का भारत में दोस्तों 25वां स्थान है, ठीक है। कितना? 25वां स्थान है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आपको सही कथन उत्तर का चयन करना था, तो आपके दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी उत्तर सही हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन आपके दोस्तों यहाँ पे क्या हैं? सही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में इसके दोस्तों जनपद दिए गए हैं और आपको सुमिलित करना है। सबसे पहले है दोस्तों तुंजुन, कोई और डुंगरीला। ये क्या है दोस्तों? तुंजुन क्या है? दर्रा है। कोई भी क्या है? दर्रा है। और डुंगरीला भी क्या है दोस्तों? दर्रा है, ठीक है। तो ये दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो तुंजुन, कोई और डुंगरीला दर्रे दोस्तों चमोली में स्थित हैं, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला है दोस्तों ऑप्शन ख है मानस्या, नामा और नवीधुर्रा। तो मानस्या दर्रा, नामा दर्रा या नवीधुर्रा दर्रा, ये कहाँ स्थित है? यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो क का ए का तो हो गया 2, बी का हो गया दोस्तों 1, ठीक है। अगला है साग चोकला और ऑडेंस कोल दर्रा, ठीक है। तो सांग चोकला दर्रा और ऑडेंस कोल दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और वहीं दोस्तों आपका जो घ वाला ऑप्शन है ट्रेल पास दर्रा और सुंदर ढूंगा दर्रा, ये कहाँ स्थित है? यह बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। तो आपको नीचे ऑप्शन देखने हैं दोस्तों और सही उत्तर का चयन करना है। तो क का क्या है दोस्तों? 2 है, ठीक है। क का 2 है, ख का 1 है, गौ का 4 है और घ का दोस्तों क्या है? 3 है। तो 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों ना आपको सारे ऑप्शंस बारीकी से देखने हैं। बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शनों में माइनर दोस्तों 2, 1, 4, 3 होगा, कहीं 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 2, 1, 3, 4 होगा। आप 2 ऑप्शन मिलाएंगे और उसके हिसाब से आंसर सही कर देंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि पूरा सॉल्यूशन आपको चेक करना है, जो भी कूट दिए गए हैं वह आपको देखने हैं। अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पर आप लोग फंस सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज को लेकर के आया हूं कि कैसे आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि 2, 1, 3, 4 आपको मिल जाएगा, 2, 1 आप सम्मिलित कर लेंगे तो आप कहेंगे कि 2, 1 सही आंसर है। तो ऐसे जल्दीबाजी इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं करनी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, लेखकों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद में आपको सही कूट का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, 2 आपकी सूचियां दी गई हैं। देखिए द सॉन्ग्स ऑफ दादू नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो द सॉन्ग्स ऑफ दादू पुस्तक दोस्तों ये तारादत्त गैरोला जी के द्वारा लिखी गई है। क्या? द सॉन्ग्स ऑफ दादू नामक पुस्तक। अगला है दोस्तों हिमालय साक्षी है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमालय साक्षी है जो पुस्तक है दोस्तों यह लिखी गई है किसके द्वारा? महावीर प्रसाद गैरोला जी के द्वारा हिमालय साक्षी है पुस्तक लिखी गई है। अगला है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? यह अबोध बंधु बहुगुणा जी के द्वारा लिखी गई है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा नामक पुस्तक। और उत्तराखंड की महान विभूतियां या उत्तराखंड की विभूतियां नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह जो प्रसाद सकलानी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो द सॉन्ग्स ऑफ दादू पुस्तक के लेखक तारादत्त गैरोला, हिमालय साक्षी है के लेखक महावीर प्रसाद गैरोला, गढ़वाली व्याकरण रूपरेखा पुस्तक के लेखक अबोध बंधु बहुगुणा और उत्तराखंड की विभूतियां पुस्तक के लेखक हैं कौन? शक्ति प्रसाद सकलानी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और आपका सी का चौथा और उत्तराखंड की विभूतियां का शक्ति प्रसाद सकलानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये सारे ऑप्शंस नीचे देखते हुए चलने हैं। अगला है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल विद्युत परियोजनाओं और उनके जनपदों को आपको सुमेलित करना है। सबसे पहला दोस्तों कोटली भेल परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, ढकरानी परियोजना और कौन सी दोस्तों? मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना तो आप सभी लोगों को आता होगा दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में है मनेरी भाली परियोजना। और कौन सी नदी पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर आपका क्या है? मनेरी भाली परियोजना चलती है। कौन सी? भागीरथी नदी पर है स्थित मनेरी भाली परियोजना, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। वहीं कोटली भेल परियोजना के बारे में बात करें दोस्तों, तो कोटली भेल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? यह गंगा नदी पर है। क्या? कोटली भेल परियोजना। अगला है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना दोस्तों, तो तपोवन विष्णुगाड़ जो परियोजना है यह दोस्तों कौन सी? जो आपका पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर है चमोली जनपद में तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। और वहीं ढकरानी परियोजना की बात करें तो ढकरानी परियोजना दोस्तों देहरादून में आपका यमुना नदी पर है। क्या? ढकरानी परियोजना। तो याद रखना है कोटली भेल परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? कोटली भेल है गंगा पे। तो पहले का तो तीसरा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे ढूंढने हैं आपको? देखिए पहले का तीसरा 2 में है,
ठीक है, पहले का तीसरा बी और सी में है, तो पहले का तो तीसरा सही हो गया। दूसरा दोस्तों तपोवन विष्णुकांड परियोजना, यह धौलीगंगा नदी पर है, चमोली पे, बिल्कुल। तो दूसरे का चौथा हो गया, तो दोनों ही अभी सही है। ढकरानी परियोजना कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। तो ढकरानी परियोजना देखिए यमुना कौन सा एक नंबर पे, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में आर्य समाज के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आर्य समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1910 में दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल खोला गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1910 में दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल खोला गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा कि नैनीताल में आर्य समाज मंदिर का निर्माण करने में मुख्य भूमिका खुशीराम आर्य ने निभाई थी। नहीं दोस्तों, देखिए नैनीताल में आर्य समाज का मंदिर का निर्माण करने में जो मुख्य भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह निभाई थी गजानन छिमुआल और नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको कि नैनीताल में जो आर्य समाज के मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गजानंद छिमुआल और नारायण सिंह जी के द्वारा निभाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा। अगला है 1913 में अल्मोड़ा में आर्य समाज के द्वारा शुद्धिकरण समारोह में हरिजनों को जनेऊ प्रदान किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, आर्य समाज के द्वारा जो शुद्धिकरण समारोह चलाया गया था 1913 में, कहां पर चलाया गया था? अल्मोड़ा में चलाया गया था। इसमें हरिजनों को जनेऊ प्रदान किया गया था। अगला है 1874 में नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। यह भी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है कि नैनीताल में आर्य समाज मंदिर का निर्माण करने में मुख्य भूमिका खुशीराम आर्य ने ना निभाकर गजानन छिमुआल और नारायण सिंह के द्वारा निभाई गई थी। अब दोस्तों देखिए यहां से आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, उत्तराखंड में आर्य समाजी पहला स्कूल कहां स्थापित किया गया था? दुगड्डा में। कब? 1910 में। अगला प्रश्न यहां से बन रहा है कि सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नारायण सिंह जी के द्वारा। कब की गई थी? 1874 में। कहाँ की गई थी? नैनीताल में की गई थी। अगला है कि अल्मोड़ा में आर्य समाज का शुद्धिकरण समारोह का आयोजन कब किया गया था? या आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अल्मोड़ा में किया गया था। कब किया गया था? 1913 में किया गया था, जिसमें हरिजनों को जनेऊ प्रदान किया गया था। तो देखिए एक ही प्रश्न से आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और यहाँ पर क्या है, आपको अगर इस बारे में टॉपिक के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं दोस्तों तो डिटेल में पढ़ें, और अगर आपके पास डिटेल में नोट्स नहीं है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट जरूर करें। वहाँ पे उत्तराखंड का डिटेल कोर्स आपको मिल जाता है, इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड को कवर कराया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों वही है, फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और एक जगह पुस्तकें दी गई है और दूसरी जगह उसके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है दोस्तों तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जो तुम्हारे लिए उपन्यास है किसने लिखा है? हिमांशु जोशी जी का उपन्यास है क्या तुम्हारे लिए? ठीक है, तो एक तो हो गया 2। ठीक है, अगला है न्यूज इन इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक है जीएस फ्रेंच। कौन है? जीएस फ्रेंच न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगला दोस्तों हिमालय आर्ट, तो हिमालय आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय आर्ट नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? हमारा जॉब फ्रांसिस व्हाइट हिमालय आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों कौन? आपका शेखर पाठक जी। कौन है? शेखर पाठक जी। ठीक है, तो देखिए तुम्हारे लिए उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आप देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या खास देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, क ख ग घ के हिसाब से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग अलग भी मिल सकते हैं। देखिए क ग घ और ख, क घ ग ख। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग मिल सकते हैं। देखिए क ग ख घ, तो अलग अलग प्रकार के, जैसे ऐसा नहीं है कि आपसे सीक्वेंस में ही ऑप्शन देगा हो कि क ख ग घ, तो हम क्या करते हैं क ख ग घ पढ़ते ही नहीं है, सीधे एक आई है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, उसके हिसाब से हम अपना आंसर लगा देंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी जी हैं, तो क का तो दूसरा सही है। ठीक है, तो क का दूसरा लगभग हमारा सब में ही है। ठीक है, पहले और दूसरे में है क का दूसरा। अगला है न्यूज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यूज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है जीएस फ्रेंच। ठीक है, तो ख का तीसरा है। ठीक है, ख का तीसरा है, नहीं, न्यूज इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक होंगे दोस्तों ये होंगे आपके कौन? जॉब फ्रांसिस व्हाइट। ठीक है, न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट है, ये आपको याद रखना है। तो ख का हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो देखिए ख का चौथा किसमें है? तो ख का चौथा है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए क का दूसरा और ख का चौथा। ठीक है, अगला है गौ, हिमालय आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय आर्ट नामक जो पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक है कौन? जीएस फ्रेंच। उसके लेखक कौन है? जीएस फ्रेंच हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, घ का क्या हो जाएगा? पहला, शेखर पाठक। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सुमेलित तो हो जाएगा। ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। ऑप्शन को मिलाते समय हमेशा क ख ग घ का क्रम नहीं चलता है, कभी क ग घ ख का क्रम भी चल सकता है, कभी क ख घ ग का क्रम भी चल सकता है। अलग अलग आपके जो क्रम है वह चल सकते हैं, इसलिए आपको क ख ग घ या ए बी सी डी जो भी लिखा होगा उसको भी सुमेलित करना है। और यहाँ से याद रखना तुम्हारे लिए उपन्यास हिमांशु जोशी का है, न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक है जॉन फ्रांसिस व्हाइट, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक है जीएस फ्रेंच और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक है शेखर
शिखर पाठक जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चंद राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। अगला है, सबसे पहला ऑप्शन है, चंद वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह चंपावत में थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। चंद राजवंश के संस्थापक जो थे सोमचंद, उन्होंने दोस्तों ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करके चंपावत में अपने चंद राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो उनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, चंपावत में थी। ठीक है, चंद राजवंश की स्थायी राजधानी अल्मोड़ा में थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। बाद में कल्याण चंद के द्वारा दोस्तों अपनी राजधानी को, बालो कल्याण चंद के द्वारा अपनी राजधानी को कहाँ से, चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था। और इसकी प्लानिंग किसने करी थी, भीष्म चंद के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, चंद राजवंश के राजा देवी चंद के समय की राजधानी देवीपुर थी। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। देवी चंद के समय पे इनकी राजधानी क्या थी, देवीपुर थी। ठीक है, अगला है, चंद राजवंश की शीतकालीन राजधानी बागेश्वर थी। नहीं दोस्तों, चंद राजवंश की जो शीतकालीन राजधानी थी वह बागेश्वर नहीं थी। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो प्रश्न ये बनता है कि चंद राजवंश की जो शीतकालीन राजधानी थी वह कहाँ थी। ठीक है, तो चंद राजवंश की जो शीतकालीन राजधानी थी दोस्तों वह थी रुद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से आपका सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों नदियां दी गई हैं और सूची 2 में इसकी सहायक नदियां दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों भागीरथी। तो भागीरथी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं इसमें से, तो जाड़ गंगा और केदार गंगा, ये दोनों ही दोस्तों क्या है, भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, वहीं भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री स्थित गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जिसकी सहायक नदियां हैं जाड़ गंगा और केदार गंगा। अगला दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी वही दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती हैं। दोनों मिलकर सास बहू के संगम पर दोस्तों देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो कभी कभी देवप्रयाग और कभी कभी गौमुख गंगोत्री से इसका उद्गम माना जाता है, जहां से भागीरथी का होता है। ठीक है, तो गंगा नदी की सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो नाद गंगा और सौंग नदी, ये दोनों ही दोस्तों क्या हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, नाद गंगा और सौंग नदी। ठीक है, अगला है दोस्तों अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चमोली जनपद में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों आपका क्या होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो अलकनंदा नदी की सहायक नदियां होती हैं बालखिल्य नदी और पातालगंगा नदी। ये दोनों ही क्या हैं, अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। और अगली हमारी दोस्तों बची क्या, भिलंगना नदी। ठीक है, तो भिलंगना नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो भिलंगना नदी की सहायक नदियां होती हैं दूध गंगा और बालगंगा नदी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है, सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित आपको करके बताना है। तो देखिए, कौ का क्या हो जाएगा दोस्तों, कौ का 1 हो जाएगा। ठीक है, कौ का 1 हो जाएगा। खौ का गंगा, खौ का हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, गौ का हो जाएगा दोस्तों 2 और घौ का हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस इसका बताना है। कौ का दोस्तों हो जाएगा 2। ठीक है, और खौ का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, खौ का हो जाएगा 3। तो कौ का 2, सॉरी कौ का 1 होगा, खौ का 3 होगा, गौ का दूसरा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमेलित हो जाएगा। कौ का 1, गौ का 2, खौ का तीसरा और घौ का चौथा। ठीक है, यही मैंने आपको सुमेलित करके बताया है। कौ का देखिए फर्स्ट भागीरथी की जाड़गंगा और केदारगंगा है। गौ का यानी कि अलकनंदा की बालखिल्य और पातालगंगा है दूसरा। खौ का दोस्तों गंगा की नादगंगा और सौंग है। और घौ का दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, और भिलंगना नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, और भिलंगना नदी दोस्तों देखिए भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना के रूप में जानी जाती है। और भिलंगना नदी का जो उद्गम माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, टिहरी गढ़वाल जनपद में जो हमारा खतलिंग ग्लेशियर है वहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कभी कभी इनके उद्गम के बारे में भी सुमेलित करने को पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है इनमें से। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है। तो ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, भिलंगना का उद्गम जहाँ से होता है। पहला है, जिम कॉर्बेट ने टेम्पल टाइगर नामक पुस्तक में वाराही देवी मंदिर का वर्णन किया है। तो चंपावत जनपद में जो वाराही देवी मंदिर है दोस्तों, जहाँ पे देवी धुरा मेला लगता है, ठीक है, और पाषाण युद्ध मेले के नाम से या बग्वाल मेले के नाम से भी जिसे जाना जाता है, तो इसका जो वर्णन है वाराही देवी मंदिर का वर्णन जिम कॉर्बेट ने किया है अपनी पुस्तक टेम्पल टाइगर में। ये तो बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, चंपावत में रेशम कारखाना आत्मचंद के द्वारा खोला गया था। नहीं दोस्तों, चंपावत में जो रेशम का कारखाना है दोस्तों वह इंद्रचंद के द्वारा खोला गया था। ठीक है, उत्तराखंड में रेशम लाने का श्रेय जो जाता है वह इंद्रचंद को ही जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चीन से इसने क्या किए थे, रेशम के कीड़े मंगाए थे। ठीक है, तो चंपावत में रेशम कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इंद्रचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। असत्य छाटना था तो असत्य इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, कन्निगम ने उत्तराखंड क्षेत्र को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कन्निगम ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है, ब्रह्मपुर कहा है। ये बिल्कुल सही है। आईने अकबरी में कुमाऊं क्षेत्र के कुल 21 महलों का वर्णन मिलता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है कि आईने अकबरी में कुमाऊं क्षेत्र के कुल कितने महलों का वर्णन मिलता है, तो 21
महलों का वर्णन मिलता है। यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न बन सकता है कि आईने अकबरी में कुमाऊं को किस सूबे का अंग बताया गया है? तो दिल्ली सूबे का, कौन से दिल्ली सूबे का अंग बताया गया है? तो पूछा गया था कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर बी असत्य हो गया कि चंपावत में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना इंद्रचंद के द्वारा खोला गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित युग्म का चयन करना है आपको। यहाँ पर कुछ आपके मतलब जो सही है उसका आंसर चयन करना है। फल संरक्षण केंद्र, कुछ केंद्र दिए गए हैं, कुछ संघ दिए गए, कुछ संस्थान दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा केंद्र या संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों फल संरक्षण केंद्र, कि फल संरक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है? ठीक है, भवाली में, रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर में, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में और गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों देखिए रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर में स्थित है, बिल्कुल सही है, प्रेमनगर देहरादून में। लघु उद्योग सेवा संस्थान दोस्तों हल्द्वानी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है और गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो फल संरक्षण केंद्र है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह भवाली में स्थित ना होकर कहाँ पे? रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? रामगढ़, नैनीताल जनपद में रामगढ़ में दोस्तों स्थित है क्या? फल संरक्षण केंद्र। तो कौन सा सही सुमेलित है? 2, 3, 4 सही सुमेलित है। बाकी आपको याद रखना है, गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में है, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में है, रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर में है और फल संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पे? रामनगर में स्थित है, सॉरी रामगढ़ में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों यह आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूसेक की जो स्थापना है दोस्तों वह 21 सितंबर 2005 को की गई थी। अगला नंदा राज्य तीर्थ यात्रा में कासवा से हेमकुंड की दूरी लगभग 278 किलोमीटर है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 1 सीट आरक्षित है नैनीताल की। और अगला है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 2000 में किया गया था, लेकिन उत्तराखंड राज्य चिन्ह का निर्धारण 9 नवंबर 2001 को किया गया था। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, जब आपको चारों पता होंगे तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों सही कर सकते हैं। देखिए इसमें से जो आपका सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना जो हुई थी वह 21 सितंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही स्थित है। अब ऑप्शन नंबर बी जो आपका नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से लेकर होमकुंड की जो दूरी है वह 278 किलोमीटर ना होकर कितनी है? 280 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 280 किलोमीटर है। अगला है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों आपकी 1 सीट आरक्षित है, जो कि नैनीताल की नहीं है। कहाँ की? अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा की 5 सीटें हैं जिसमें से 1 सीट अल्मोड़ा वाली जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, तो ये भी गलत हो गया। अगला है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सन 2000 में ना करके 2001 में किया गया था। ठीक है, राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सर्वप्रथम कब? 2001 में किया गया था। लेकिन जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह का जो निर्धारण है वह जब राज्य निर्माण हुआ था हमारा 9 नवंबर सन 2000 को ही, तो राज्य चिन्ह का जो निर्धारण है वह 9 नवंबर सन 2000 को ही कर दिया गया था। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको आप 280 कर लीजिएगा, इसको आप अल्मोड़ा कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको 2001 कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको 9 नवंबर सन 2000 कर लीजिएगा। ये आपका सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा। और अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके द्वारा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, और नंदा राज्य यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में दोस्तों किया जाता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहले कथन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर है पुस्तक है वह 1910 में प्रकाशित हुई थी। और अगला है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गंगादत्त उप्रेती जी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही दोस्तों पुस्तकें क्या हैं? सही हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके सही हैं। तो कथन 1 और कथन 2 आपके क्या है? दोनों ही सही हो जाएंगे। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर नामक पुस्तक 1910 और दूसरा अगला है दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह दोस्तों कौन है? गंगादत्त उप्रेती जी हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर है यह पुस्तक किसकी है? तो जो ये ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर नामक पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है दोस्तों किसके द्वारा? एच.जी. वाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? एच.जी. वाल्टन के द्वारा। और कब प्रकाशित हुई थी? 1910 में दोस्तों यह प्रकाशित हुई थी। किस भाषा में लिखी गई है? तो अंग्रेजी भाषा में दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखना आपको। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ताल चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है मातृका ताल और मणिभद्र ताल, दूसरा है ब्रह्मा ताल और गोहना ताल, तीसरा है सिद्ध ताल और लिंग ताल, चौथा है दोस्तों आपका क्या? सरु ताल और पह्या
ताल, तो कौन सा ताल चमोली जनपद में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, मातृका ताल और मणिभद्र ताल दोनों चमोली में स्थित है। ब्रह्मा ताल और गोहना ताल ये भी दोनों चमोली में स्थित है। सिद्ध ताल और लिंगा ताल ये भी दोनों चमोली जनपद में स्थित है। तो कौन सा नहीं है? सरु ताल और पैया ताल ये दोनों ही दोस्तों चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो सरु ताल दोस्तों कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जबकि पैया ताल जो है दोस्तों यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। बाकी मातृका ताल, मणिभद्र ताल, ब्रह्मा ताल, गोहना ताल, रूपकुंड, होमकुंड, सतोपंत ताल, देवी ताल, देवताल ये सभी कहाँ स्थित है दोस्तों? आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। पहला कथन है 1952 में तुलसी देवी द्वारा कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की गई थी। और अगला आपका ऑप्शन है दोस्तों कि 1952 में सरला बहन ने हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये दोनों ही कथन आपके दोस्तों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। 1952 में तुलसी देवी द्वारा कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। और 1952 में सरला बहन ने हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आपका यहाँ पर कुछ तालें दी गई हैं सूची 1 में और सूची दूसरे में दिया गया है कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और आपको सम्मिलित करके बताना है कि कौन सी ताल किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमताल दोस्तों, भीमताल क्यों प्रसिद्ध है? भीमताल दोस्तों कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल जो कि नैनीताल जनपद में है और कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल के रूप में दोस्तों भीमताल को जाना जाता है, और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी ताल के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नैनीताल किस लिए प्रसिद्ध है? नैनीताल दोस्तों कुकुर मकरी सहवाल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नैनीताल चमोली जनपद में स्थित है, सॉरी नैनीताल नैनीताल जनपद में ही स्थित है, ठीक है, सॉरी गलती से चमोली निकल गया। नैनीताल नैनीताल जनपद में ही स्थित है और सबसे प्रसिद्ध ताल उत्तराखंड की मानी जाती है, ठीक है। अगला दोस्तों मंसूर ताल, मंसूर ताल किस लिए प्रसिद्ध है? मंसूर ताल दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध है वो राजहंसों हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है, राजहंसों हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। और मंसूर ताल कहाँ स्थित है? यह टिहरी गढ़वाल जनपद में दोस्तों मंसूर ताल स्थित है, भाई बहन ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला सतोपंथ ताल, यह कहाँ स्थित है? यह आपका चमोली जनपद में स्थित है और यह क्या है? एक त्रिभुजाकार ताल है, ठीक है। क्या है? त्रिभुजाकार ताल है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा आपका? 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है, सही युग्म का आपको चयन करना है। कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही युग्म आपको बताना है। सुना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दोस्तों यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, नहीं, यह रुद्रप्रयाग में स्थित ना होकर कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला दोस्तों नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य उधम सिंह नगर, नहीं दोस्तों, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह नैनीताल जनपद में स्थित है, ये भी गलत हो गया। अगला है विनोग माउंटेन क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि विनोग माउंटेन क्लेव जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है यह देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सुमिलित हो जाएगा, क्योंकि विनोग माउंटेन क्वेल या क्लेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी देहरादून में ही स्थित है। अगला है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह चंपावत में स्थित ना होकर कहाँ पे? अल्मोड़ा में स्थित है, क्या? विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन सा सही है पूछा गया था, तो यहाँ पे विनोग माउंटेन क्लेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देहरादून में है, सोना नदी कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में, नंदौर नैनीताल में है, बिनसर अल्पका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उससे सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। पहला है, गोरखा शासन काल में चर्मकारों से मिझारी नामक कर लिया जाता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। गोरखा शासन काल में जो मिझारी नामक कर किसके लिया जाता? चर्मकारों से लिया जाता था, ठीक है। कौन सा? मिझारी नामक कर, ठीक है। अगला है, कत्यूरी वंश के शासकों में महेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो कत्यूरी वंश के शासकों ने दोस्तों महेश्वर की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है ये भी दोस्तों, ठीक है। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, सर्वाधिक मुस्लिम अधिकारी बाज बहादुर संघ के शासनकाल में थे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तराखंड में किस चंद शासक के दरबार में सर्वाधिक मुस्लिम अधिकारी थे? बाज बहादुर चंद के शासनकाल में थे, ठीक है। अगला ऑप्शन है, कीर्ति शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइट कमांडर की उपाधि 1998 में दी गई थी, ठीक है। तो कीर्ति शाह को दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नाइट कमांडर की उपाधि है 1998 में नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो कथन 4 है आपका यह गलत हो जाएगा और कथन 1 2 3 दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही है। चर्मकारों से मिजारी नामक कर लिया जाता था, महेश्वर की उपाधि कत्यूरी वंश के शासकों को दी गई है और सर्वाधिक मुस्लिम जो अधिकारी थे वह बाज बहादुर चंद के शासनकाल में थे, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कीर्ति शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? कब दी गई थी, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला आपका कि राज्य के चमोली जिले में टीन पाया जाता है, ठीक है। अगला है डोलोमाइट जो है चमोली जिले के पीपलकोटी में पाया जाता है।
अगला है बागेश्वर के थैलीपाटन में तांबे के भंडार की खोज की गई है। और अगला है बहराइच अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, आपको इसमें यह पूछा गया है कि कौन कौन से कथन आपके गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही कौन कौन से कथन है। राज्य के चमोली जिले में टीन पाया जाता है, ये तो दोस्तों क्या है, सही है। ठीक है, चमोली जनपद में टीन पाया जाता है। डोलोमाइट जो है चमोली जनपद के पीपलकोटी में पाया जाता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है बागेश्वर के थैलीपाटन में तांबे के भंडार की खोज की गई, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये तीनों तो सही हैं। ठीक है, अगला है बहराइच अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। तो बहराइच दोस्तों अल्मोड़ा जिले में ना पाकर कहाँ पे, देहरादून जनपद में पाया जाता है। क्या बहराइच, बहराइच कहाँ पाया जाता है, देहरादून जनपद में पाया जाता है। तो कौन सा असत्य है दोस्तों इसमें से, केवल 4 आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। केवल 4 आपका क्या है, असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको ध्यान से करना होता है। तो सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 4। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई हैं और आपको सम्मिलित करना है। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में चलाई गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है आपका वंदे मातरम योजना। तो वंदे मातरम योजना फरवरी 2002 में चलाई गई थी। नहीं दोस्तों, वंदे मातरम योजना जो है वह कब चलाई गई थी, फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना चलाई गई थी। कब, फरवरी 2004 में। अगला स्वशक्ति परियोजना जनवरी 2002 में चलाई गई थी, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना दोस्तों 7 मार्च 2019 को चलाई गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, वंदे मातरम योजना आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये फरवरी 2002 में न चलाकर फरवरी 2004 में दोस्तों चलाई गई थी। ठीक है, कब, फरवरी 2004 में चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं और आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज चीन से मंगवाया गया था। प्रदेश के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है। उत्तराखंड में औसत जोत का आकार 0.84 हेक्टेयर है। और उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि 13% है। नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। 1 2 3, 2 3 4, 2 4 और 1 और 3। ये आपका दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है। आज की इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न दोस्तों कर लिए हैं और 20 प्रश्नों से हमने 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व अप किया है। ठीक है, तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अपने उत्तराखंड और हिंदी पर कमांड को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जरूर एप्लीकेशन पर विजिट करें। वहां पर आपको इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट।